जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सीटेट SST पॉइंट में। तो जैसा कि हम लोग चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं NCERT हिस्ट्री क्लास 6 का, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 2 हिस्ट्री। अभी चलेगा क्लास 6 का हिस्ट्री चलेगा, उसके बाद ज्योग्राफी चलेगा, उसके बाद पॉलिटी, उसके बाद हम लोग जाएंगे क्लास 7 का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। ऐसे ही हम लोग एक सीरीज से लाइन बाय लाइन हम लोग टॉपिक को पढ़ते जाएंगे। अब देखिए, इसमें जो है अध्याय 2 में है आरंभिक मानव की खोज। अध्याय 2 में जो है आरंभिक मानव की खोज, लेकिन कुछ बुक में जो है उसमें चैप्टर 2 में ये भी लिखा रहता है हेडिंग में कि आखेटक, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो इसमें हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, चैप्टर सेम है। बाकी बात चैप्टर का सिर्फ हेडिंग लाइन जो है वह थोड़ा चेंज है। कुछ बुक में दिया है आखेट, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसका हेडिंग में दिया है आरंभिक मानव की खोज में। ठीक है, तो बाकी सब सेम है, सिर्फ चैप्टर का नाम चेंज है। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए, तुषार की रेल यात्रा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि तुषार की जो रेल यात्रा है वह क्या है। तो तुषार के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब देखिए, इसमें क्या है कि तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। तुषार जो है वह अपने रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत, खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखा, कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा शुरू की थी। तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाला सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। अब देखिए, अब हम लोगों को ये बात समझना है कि तुषार की जो रेल यात्रा है, मतलब तुषार जो रेलगाड़ी में बैठकर कहीं जा रही है, और वह कहाँ जा रही है? रेल में बैठ करके अपने एक रिश्तेदार की शादी में जा रही है। कहाँ से? दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। अपने रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। तो रेल में उसने खिड़की वाली सीट पर बैठा था, तो वह बाहर का नज़ारा देखने में बहुत मग्न था। तो अचानक उसके चाचा आए और उसके कंधे पर हाथ रख करके बोले कि हाथ रख कर कहा कि पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल यात्रा करनी शुरू की थी। मतलब कह रहा है कि वह सिर्फ 150 साल पहले से ही रेल की यात्रा शुरू की है। इससे पहले रेल की यात्रा नहीं होती थी। तो अब तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? अब तुषार के मन में यह सवाल आने लगा कि जब 150 साल पहले ऐसी अगर रेलगाड़ी नहीं थी या कोई भी तेज रफ्तार से चलने वाली गाड़ी नहीं थी, तो क्या लोग सिर्फ जिंदगी में एक ही जगह पर बिता दिया करते थे, या कहीं आते जाते थे या नहीं? वह उसके मन में ये सारी विचारें आ रही है, लेकिन ऐसी बात तो थी नहीं। आइए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या है? देखिए, फर्स्ट टॉपिक है कि आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? आरंभिक मानव, जब स्टार्टिंग का जो मानव सब था तो वह इधर उधर क्यों घूमते थे? अब देखिए, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो उस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक, खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियां मिलती है, इसलिए पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे। अब देखिए क्या कह रहा है
कि हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो उस उपमहाद्वीप के 20 लाख साल पहले से क्या करते थे, पहले रहा करते थे। हम लोग उसके बारे में ज़रा जान लेते हैं कि उपमहाद्वीप में कब रहते थे, 20 लाख साल पहले रहा करते थे। तो देखिए, तो आज हम उन लोगों को किस नाम से जाना जाता है, आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। आज हम उन लोगों को जो 20 लाख साल पहले रहते थे, उन लोगों को हम लोग अभी किस नाम से जानते हैं, तो आखेटक खाद्य संग्राहक। तो हम लोग आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से क्यों जानते हैं? अब देखिए, वो जो 20 लाख साल पहले का जो आरंभिक मानव थे, वो क्या करते थे, भोजन के इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें वो क्या करते थे, भोजन इंतजाम करने के लिए क्या करते थे, आमतौर पर खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे ना, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे। वो जो है क्या करते थे, भोजन इंतजाम करने के लिए, मतलब भोजन का इंतजाम, भोजन को जो है भोजन के लिए क्या इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल मतलब पेड़ पौधे से जो प्राप्त होता है फल वो, और मूल मतलब होता है जड़, दाने पौधे पंक्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियां मिलती हैं, और हम लोग जिस उपमहाद्वीप में रहते हैं उस उपमहाद्वीप में क्या होता है, पेड़ पौधों की भी अनगिनत प्रजातियां मिलती है, मतलब पेड़ पौधे भी बहुत तरह तरह के मिलते हैं। इसलिए पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे। तो पेड़ पौधों से भी तरह तरह के पेड़ पौधे मिलते हैं खाने वाला, तो उससे भी खाने वाला पदार्थ क्या होते थे, बहुत महत्वपूर्ण स्रोत थे पहले का जो आरंभिक मानव थे उन सब के लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लेकिन यह सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे ज़्यादा तेज भाग सकते हैं, और बहुत से जानवर हमसे ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। जानवरों के शिकार, चिड़िया या मछलियाँ पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज होना पड़ता है। लेकिन कह रहा है कि ये सारा काम जो करते थे, मछलियाँ पकड़ना, चिड़ियों को मारना, जानवरों को पकड़ के मार करके उसे खाना, तो क्या है, यह सब बहुत आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था उस समय में, क्योंकि उस समय में नहीं हथियार रहते थे ज़्यादातर। क्या क्या करते थे, पत्थर का हथियार बनाते थे। अब देखिए, तो ऐसा कई जानवर भी है जो इंसान से ज़्यादा तेज भाग सकते हैं, और बहुत से जानवर हमसे ज़्यादा ताकतवर भी है। नहीं, बहुत से ज़्यादा जानवर क्या है, हमसे ज़्यादा ताकतवर भी है। ठीक है, लेकिन जानवरों के शिकार, चिड़िया या मछलियाँ पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज होना पड़ता है। लेकिन जानवरों को शिकार करने के लिए या फिर चिड़िया पकड़ने के लिए, मछली पकड़ने के लिए क्या होता है, बहुत ही सतर्क और जागरूक का काम है। बहुत ही सतर्क से और जागरूक होकर के तेज होना, मतलब जागरूक और तेज होना पड़ता है। ठीक है, जैसे देखिए, पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए यह जानना जरूरी होता है कि कौन से पेड़ पौधे खाने योग्य होते हैं, क्योंकि कई तरह के पौधे विषैले भी होते हैं। साथ ही फलों के पकने के समय की जानकारी भी जरूरी होती है। लेकिन अब हम लोग जो पेड़ पौधे से जो खाना खाते हैं, मतलब जो फल तोड़ते हैं खाने के लिए, उनसे तो ये भी पता करना होता है ना कि कौन सा पेड़ का फल खाया जाता है और कौन सा नहीं खाया जाता है ना। कुछ क्या होते हैं, कुछ पेड़ पौधे विषैले होते हैं, मतलब बहुत जहरीले होते हैं, और कुछ फलों को तो ये भी नहीं मालूम होता है कि वह उस फल को कब पकेगा, ये भी नहीं पता रहता था उस समय में। तो यह बहुत मुश्किल का काम होता था उस समय में खाना संग्रह करने का। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अब जो है कह रहा है कि ऐसे समुदाय में रहने वाले बच्चों के ज्ञान और गुणों का वर्णन करो। क्या तुम में ऐसे गुण और ज्ञान हैं? अब तुम लोगों से पूछ रहा है, आप लोग जवाब दीजिए कि ऐसे समुदाय में रहने वाले बच्चों के ज्ञान और गुणों का वर्णन करो। मतलब आरंभिक समय के जो लोग सब रहते थे, उस समय के बच्चे में क्या ज्ञान थे और क्या कौन सा गुण था। ठीक है, और कह रहा है कि क्या तुम में ऐसा गुण और ज्ञान है। जो आरंभिक बच्चा होगा उसमें जो गुण और ज्ञान थे, तो क्या अभी के जो बच्चे हैं, आप लोग जो है उसमें ऐसा गुण और ज्ञान है, ये पूछना चाह रहे हैं आप लोगों से। अब देखिए, अब क्या है, आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। अब कह रहा है कि इधर उधर घूमने का जो कारण है वह कम से कम 4 कारण हो सकते हैं ना।
खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग मतलब प्रारंभिक मानव जो थे उसे आखेटक कहते थे। आखेटक क्यों कहते थे? क्योंकि वह शिकार करता था। खाद्य संग्राहक क्यों कहते थे? क्योंकि वह भोजन को इकट्ठा करते थे खाने के लिए। ठीक है, तो उस समय के जो लोग थे वह क्या करते रहते थे? घूमते रहते थे। और घूमने रहने का कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। अब देखिए वो 4 कारण क्या क्या है। अब देखिए पहला कारण को हम लोग देख लेते हैं। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। अब देखिए पहला कारण क्या है। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते हैं तो क्या हो जाएगा? जहाँ पे रहेंगे वहाँ के आसपास के पौधे खत्म हो जाएंगे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देंगे ना। पौधे से जो फल मिलते हैं और जानवर जो आसपास के खाने योग्य जानवर रहते हैं उस जानवर को और फलों को तो खाकर समाप्त कर देंगे। तो वहाँ जब समाप्त कर देंगे तो वहाँ पे क्यों रहेगा? वहाँ से तो दूसरी जगह फिर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए और भोजन की तलाश में मतलब ज़्यादा भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा कारण। अब देखिए दूसरा कारण। देखिए दूसरा कारण। अब देखिए दूसरा कारण यह कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। अब दूसरा कारण यह है कि देखिए जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं न। अब जानवर जो है जैसे शेर है तो शेर तो जानवरे को खाता है, तो शेर अपने दूसरे जानवर को मतलब अपना खाना ढूंढने के लिए, कहने का मतलब दूसरे जानवर को ढूंढने के लिए शेर तो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, नहीं जाएगा। तो उसी तरह से दूसरे जानवर क्या होते थे? अपना शिकार करने के लिए दूसरी जगह जाया करते थे न। और हिरन मवेशी अपना चारा ढूंढने दूसरी जगह जाया करते थे। और हिरन सबको तो जानवर सबको तो उस समय का आरंभिक मानव खाते थे। तो जब जानवर उसके पीछे पीछे अपना भोजन ढूंढने के लिए जाते थे तो उसके पीछे पीछे ये आरंभिक जो मानव थे वे मानव भी उनके पीछे पीछे जाते थे। क्योंकि जहाँ जहाँ जानवर जाएगा उसके पीछे पीछे ये लोग जाते थे, क्योंकि जानवर अपना चारा ढूंढते थे और ये आरंभिक मानव जो थे वह जानवर को खाते थे, इसलिए जानवर के पीछे पीछे इस लोग जाया करते होंगे। तो यह है दूसरा कारण। अब देखिए तीसरा कारण। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। अब देखिए तीसरा कारण में बता रहा है कि पेड़ और पौधों में जो फल फूल आते हैं वह तो अलग अलग मौसम में आते हैं, है ना। इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार इलाकों में घूमते होंगे। अब जो कह रहा है जैसे आम का मौसम है तो आम के मौसम में, अभी जो आम का मौसम है मई और जून में जो होता है आम का मौसम, तो आम के मौसम में क्या होता है? आम का मौसम में आम मिलता है, आम फलता है। तो जब आम का मौसम ख़त्म हो जाता है तो ये लोग इस मौसम में मई जून के बाद ये लोग क्या करते थे? जगह को चेंज कर देते थे ताकि दूसरा फल मिले। ठीक है, तो ऐसे ही इलाकों में घूमते होंगे। ठीक, अब देखिए चौथा कारण। चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाते होंगे। अब देखिए चौथा कारण यह है कि क्या होता है कि पानी की तलाश में न, क्योंकि पानी जो है किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे के लिए बहुत जीवित रहने के लिए संभव चीज़ है ना। पानी जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी जीवित प्राणी के लिए, और पानी जो है झील, झरना तथा नदियों में ही मिलता है। तो क्या होता था कि जब झील का पानी और नदियों का पानी सूख जाता था
और सूखने के बाद जो है वहाँ से लोग क्या होते थे, पानी के खोज में भी एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। हालांकि कुछ मतलब सब नहीं सूख पाता था, सभी नदियाँ और सभी झील नहीं सूखता था, लेकिन ज़्यादातर तो सूख जाता होगा छोटे छोटे नदी और झील। तो क्या होते थे, तो जिस मौसम में जो पानी सूख जाता था तो वो लोग क्या करते थे, पानी की तलाश में और झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। जब पानी सूख जाती थी नदी झील और तालाब में तो क्या होता था, पानी की तलाश में उसे लोग इधर उधर जाना पड़ता होगा लोगों को। इसके अलावा वे लोग अपने नाते रिश्तेदारों या मित्रों से मिलने भी जाया करते होंगे। यहाँ एक स्मरण रखना जरूरी है कि ये सभी लोग पैदल यात्रा करते थे। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि यहाँ जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो वे लोग पैदल ही जाते थे। ठीक है, अब देखिए, अब आप लोगों से पूछ रहा है कि तुम स्कूल कैसे जाते हो। तो बताइए आप लोग स्कूल कैसे जाते हैं। तुम्हें अपने घर से स्कूल पैदल जाने में कितना समय लगता है। अगर तुम बस या साइकिल से जाओ तो स्कूल पहुंचने में कितना समय लगेगा। अब ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहे हैं तो आप लोग बताइए कमेंट में। अब देखिए आगे कौन सा टॉपिक है। अब जो ये टॉपिक है, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, मतलब आरंभ समय के स्टार्टिंग समय का जो मानव सब थे उसके बारे में जानकारी कैसे मिलते हैं। तो ये जानकारी हमें पुरातत्वविद की सहायता से मिलते हैं। आइए देखिए पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने, अब जो है पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तु मिली है जिनका निर्माण और उपयोग कौन करते थे, आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। मतलब आरंभिक समय के जो मानव थे वह आखेटक और खाद्य संग्राहक थे, तो वही क्या करते थे, जो वस्तु मिली है पुरातत्वविद को उसका निर्माण और उपयोग करते थे। ठीक है, यह संभव है कि लोगों ने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। तो देख लेते हैं, पत्थरों के औजार ऊपर है। अब देखिए कह रहा है कि पहले ये लोग काम में क्या करते थे, पत्थर और लकड़ी का औजार बनाते थे। तो देखिए प्राचीन समय में पत्थर का औजार बनाते थे, ऐसे पत्थर को थोड़ा मतलब काट छाँट करके खोदने लायक बनाते थे, धार बनाते थे थोड़ा थोड़ा। देख लीजिए इसमें, देख लीजिए ये सब थोड़ा इतना ज़्यादा धार वाला है, नुकीला सब है, तो नुकीला ये सब बनाते थे। ठीक है, ये पत्थर सबको देख लीजिए, ये सबको क्या करते थे, अपने हथियार के रूप में काम करते थे पत्थर को। ठीक है, काम के लिए पत्थर और लकड़ी के औजार, हड्डियों के औजार बनाते थे। ठीक है, तो बनाए हैं, पत्थर के औजार आज भी बचे हैं, और ये सब जो पत्थर का जो औजार है ये आज भी बचे हैं। अब देखिए कौ में जो पत्थर है वह पत्थरों से बने प्राचीनतम औजार है। ख में जो है इन्हें कई हजार साल पहले बाद बनाया गया। गौ में जो पत्थर है इन्हें और बाद में बनाया गया, और घौ में जो पत्थर है इन्हें लगभग 10,000 साल पहले बनाया गया था। ठीक है, और अंग में ये गुटी का मतलब प्राकृतिक पत्थर है। ठीक है, अंग में देखिए प्राकृतिक पत्थर है, अंग में ये रहा अंग, प्राकृतिक पत्थर है। ठीक है, सब पत्थर आप लोग देख लीजिए। अब देखिए अब क्या कह रहा है, तो काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। अब देखिए कह रहा है यहाँ पत्थरों के औजारों के कुछ उपयोग बताए गए हैं। ऐसे कामों की एक सूची बनाओ जिनमें इस तरह के औजार काम आते हैं। बताओ कि इनमें से कौन कौन से काम सामान्यतः पत्थर से किए जाते हैं, उदाहरण सहित उत्तर दो। तो अभी आप लोगों का काम है, आप लोग दीजिए कौन कौन से काम करते हैं पत्थर की सहायता से, पत्थर के औजार से हम लोग कौन कौन से काम करते हैं, या आप लोग बताइए। अब देखिए अब जो है इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पैरों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। अब इनमें जो हम लोग औजार देखे हैं उनमें से कुछ औजार क्या करते थे, फल फूल को काटने का काम आता था, और कुछ हड्डी और मांस काटने तथा पैरों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए काम आता था। मतलब अलग अलग तरह के औजार बनाए हैं, और अलग अलग तरह के औजार को क्या करते थे, अलग अलग काम में यूज करते थे। जैसे फल फूल को काटने के लिए अलग अलग प्रकार का औजार था, पत्थर बनाए हैं, और हड्डी और मांस काटने के लिए अलग तरह के औजार बनाए हैं,
पेड़ की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए अलग तरह के औजार बनाए हैं, जो हम लोग देखे हैं क ख ग घ अंग में जो दिए थे हथियार का जो अथी चित्र देखे हैं अभी, उनमें से सब पत्थर का हथियार था। ठीक है, अब देखिए, कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। अब कुछ पत्थर जो है उसमें क्या करते थे, हड्डियों के मुट्ठे लगा करके, मुट्ठे मतलब जैसे टेंगारी में हम लोग कैसे, टेंगारी तो थोड़ा रहता है लेकिन उसमें हम लोग बांस का जो लकड़ी का जो अथी लगाते हैं वैसे, तो वैसे मुट्ठा लगा करके और क्या बनाते थे, भाला बनाते थे और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ी और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। अब जो है क्या करते थे, कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी और लकड़ी का उपयोग कौन कौन कामों के लिए किया जाता था, ईंधन का मतलब होता है जलाने के रूप में, और झोपड़ी और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। मतलब लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता था, जिससे खाना वाना बनाता होगा, मतलब जलावन के रूप में, और झोपड़ी का मतलब जो छोटा छोटा झोपड़ी बनाने के लिए लकड़ियों का उपयोग होता था, और औजार बनाने के लिए भी लकड़ी का उपयोग होता था। अब देखिए नीचे में दिया गया है इसका उपयोग। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, पत्थर से क्या कर रहा है, मिट्टी खोदने का काम कर रहा है। अब देखिए कुछ पत्थर का औजार ऐसे हैं जो क्या करता है, खाल को सीने के लिए सी रहा है खाल को, तो खाल में छेद करके उससे उसको सीते थे, तो इसके उपयोग में ले जा रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे जो चित्र में दिखाया गया है पत्थर के औजारों का उपयोग, अब देखिए बायां साइड में, मतलब ये साइड में क्या कर रहे हैं, इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था, और दायां साइड तो इसमें क्या करता है, खाने योग्य जो पौधा होगा, जड़ होगा, उसको खोदने के लिए उपयोग कर रहा है इसका। और दाहिने साइड में जो कह रहा है, यह जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता है। यह क्या कर रहा है, जानवर का खाल है, इसको सीने के उपयोग कर रहा है, पत्थर से सी रहा है। देखिए पत्थर से सी रहा है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखिए कह रहा है कि रहने की जगह निर्धारित करना, वो लोग जो जहाँ रहते थे वो जगह को निर्धारित करना, मतलब जहाँ रहते थे वो कैसे निर्धारित किया। अब देखिए, तो रहने की जगह निर्धारित करना। अब क्या कह रहा है, मानचित्र 2 को देखो, क्या कह रहा है, मानचित्र 2 को देखो। तो ठीक है, हम लोग देखेंगे 2 को। उसमें क्या है, लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल है। अब देखिए मानचित्र 2 को देखते हैं, चलिए देखते हैं मानचित्र 2 को। देखिए मानचित्र 2 है ये, मानचित्र 2 है ये। अब हम लोग इसको देखते हैं, मानचित्र 2 है, इसमें त्रिकोण वाले स्थान, तो देखिए त्रिकोण वाले स्थान कहाँ हैं, त्रिकोण वाले स्थान जैसे यह है त्रिकोण वाले स्थान। उसके बाद नीचे में 2 है, एक यहाँ है हुंसगी और एक यहाँ है कुरनूल की गुफा। तो त्रिकोण वाले स्थान 3 देखे हैं, एक है कुरनूल की गुफा और एक है हुंसगी, और एक ऊपर में है, एक जो है ऊपर में है, एक ऊपर में है भीमबेटका। 3 जगह देख लिए हम लोग। अब आइए देखिए, अब आइए तो देख लिया हम लोग। अब देखिए तो हम लोग मानचित्र 2 में देख लिए हैं कि लाल त्रिकोण वाले स्थान, तो वे स्थान कौन है, तो वे स्थान कौन है, लाल त्रिकोण वाले स्थान पूरा स्थल है, जहाँ पर क्या होता था, आखेटक खाद्य संग्राहक के होने के प्रमाण मिले हैं। अब जो आखेटक खाद्य संग्राहक, तो मतलब आरंभिक जो लोग रहते थे, आखेटक और खाद्य संग्राहक जो कहेंगे ना, तो आप लोग समझ जाइएगा कि आरंभिक लोगों की बात हो रहा है। वो तीनों जगह जो हम लोग देखे हैं मानचित्र में, वो तीनों जगह पर उसके होने के प्रमाण मिले हैं। मतलब वो तीनों जगह पर ये सब थे, आखेटक खाद्य संग्राहक थे, क्योंकि इसका जो है कुछ हम लोगों को अवशेष मिला है। अवशेष मतलब पुराना बर्तन मिला है, पुराना औजार मिला है। तो हम लोग को जब पुराना औजार जिस जगह पे मिलेगा, तो हम लोग क्या समझेंगे कि उसी जगह पे न वे लोग रहते थे। ठीक है, अब देखिए अब क्या कह रहा है कि इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। अब मतलब अभी जो 3 जगह देखे हैं, उन तीनों जगहों के अलावा भी कई स्थान ऐसे हैं जहां पर आखेटक और खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। मतलब अभी जो हम लोग मैप देखे हैं उसमें तो थोड़ा ही, मतलब 1-2 गिना चुना हुआ स्थान चिन्हित किया गया है। कई पुरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। मतलब कुछ पुरा स्थल ऐसे हैं जो नदी और
उसके किनारे के पास पाए गए हैं, नदी और झील के किनारा के पास। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। मतलब पत्थर के जो है क्या करते थे, पत्थर का उपयोग वो सब बहुत अच्छे तरह से करना सीख गए थे, इसलिए वह लोग ऐसा जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके, ताकि अच्छे पत्थर मिलेगा तो क्या करेगा, बढ़िया औजार बना पाएगा। ठीक है, जहां लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते हैं। अब देखो, मतलब वो लोग जो है क्या करते थे, पत्थर का औजार बनाते थे, तो औजार जो बनाते थे तो वो जगह अलग होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, जैसे हम लोग का जो अभी रूम है तो खाने के लिए अलग रूम रहता है, किचन रहता है और बेडरूम अलग रहता है। उसी तरह से वो लोग जो जहाँ रहते थे वहाँ पे एगो अलग रूम रहता था या फिर अलग जगह रहता था जहाँ पे पत्थर का घिसाई करता था और औजार बनाते थे। तो उन्हें क्या कहा गया है, उद्योग स्थल। उन्हें क्या कहा गया है, उद्योग स्थल। तो ऐसा जगह जहाँ पे वो लोग पत्थर को घिस करके औजार बनाते थे तो उस स्थल को क्या कहेंगे, उद्योग स्थल। ठीक है, अब देखिए, अब जो है हमें उन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। अब जो उद्योग स्थल पाए गए हैं तो उस उद्योग स्थल के बारे में हम लोग को कैसे जानकारी है। ठीक है, तो आमतौर पर हमें ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थलों पर छोड़ गए होंगे, क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे। साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थर के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थलों पर मिलते हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल कहते हैं। अब देखो क्या होता था कि जैसे वो जो स्थल है तो उस स्थल पर क्या मिला है पुरातत्वविदों को, बड़े बड़े टुकड़े, पत्थर का बड़े बड़े टुकड़ा मिला है। और ऐसे जगह पे मतलब क्या होता था, औजार जो बनाते थे तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में पूरे के पूरे औजार बढ़िया बनते थे, कुछ औजार अच्छा नहीं भी बनते थे। तो जो औजार अच्छा नहीं थे उन्हें क्या किया है, वे लोग उन्हीं जगह पर छोड़ गए हैं न, वो लोग क्या किए हैं, उन्हीं जगह पर छोड़ गए हैं, ताकि इनसे ये पता चलता है कि अच्छे अच्छे औजार को वो लोग अपने साथ लेकर के चले गए और जो खराब औजार थे वो उसी जगह पर छोड़ देते थे। और बड़े बड़े पत्थर को नहीं ले जा पाए होंगे तो बड़े बड़े पत्थर को क्या करते थे, वहीं पे छोड़ जाते थे। ठीक है, और क्या होता था, कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे और वो जो है कुछ कुछ स्थान पर लोग बहुत लंबे समय तक रह जाते थे। तो इस लंबे समय जो रह जाते थे तो ऐसे जगह को क्या कहते थे, आवासीय उद्योग स्थल। उद्योग तो था लेकिन ज़्यादा दिन तक रह जाते थे तो उस जगह को कहा आवासीय उद्योग स्थल। ठीक है, अब देखिए ये जो है साइड में थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। ये बहुत, अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, जिससे हमें काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। और साइड में जो रहता है, और हम लोग जो ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी में देखिएगा कि ज़्यादातर रहेगा बॉक्स में दिए हुआ चीज़, बॉक्स में दी हुई चीज़ें। हम लोग हिस्ट्री में भी देखेंगे कि बॉक्स में दिया हुआ चीज़ रहता है वो बहुत वीवीआई रहता है। ठीक है, और यहाँ पे जो साइड में दिया रहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं इसको, साइड में दिया था ये। अब देखिएगा भीमबेटका, आधुनिक मध्य प्रदेश, भीमबेटका। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि भीमबेटका कहाँ है, तो आधुनिक मध्य प्रदेश में, मतलब अभी का जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे है भीमबेटका। भीमबेटका में क्या है, एक बहुत बड़ा गुफा है। भीमबेटका क्या है, भीमबेटका में बहुत बड़ा गुफा है। तो ये क्या है, अभी के मध्य प्रदेश में है भीमबेटका। ठीक है, आवासीय पूरा स्थल उन्हें कहते हैं जहाँ लोग रहा करते थे। इनमें गुफाओं और कंदराओं जैसे वे स्थल होते हैं जिन्हें यहाँ दर्शाया गया है। अब देखिए, अब यहाँ पे दो शब्द है, गुफा और कंदराओं। तो देखिए आवासीय पूरा स्थल किसे कहते हैं, जहाँ लोग रहते थे। तो ज़्यादातर लोग कहाँ रहते थे उस समय में, उस समय में लोग गुफा में रहते थे, पत्थर से बने हुए गुफा में, क्योंकि आंधी तूफान से राहत मिल सके। और अगर बारिश में ओलावृष्टि हो, मतलब पत्थर गिरे, तो वहाँ पे ये लोग बच सके, क्योंकि पहले ये लोग घर बनाना नहीं जानते थे, झोपड़ी भी बनाना नहीं जानते थे, थोड़ा थोड़ा झोपड़ी बनाते थे तो उससे आंधी में उड़ जाते थे। तो ये लोग ज़्यादातर कहाँ रहना पसंद करते थे, गुफा में। कहाँ रहना पसंद करते थे, गुफा में। तो गुफा तो हम लोग समझ लें, लेकिन कंदराओं किसे कहेंगे, यहाँ पे जो है कंदरा, यहाँ पर जो है कंदराओं। तो गुफा तो हम लोग समझ गए कि पत्थर के अंदर में जो बड़का जगह रहता है तो उसे गुफा कहते हैं। लेकिन कंदराओं का मतलब होता है कि वो भी गुफा टाइप का ही रहता है। गुफा टाइप का क्या मतलब, गुफा ही रहता है, लेकिन वह
छोटी गुफा रहती है। तो छोटी गुफा को कहेंगे कंदराओं और बड़ी गुफा को कहेंगे गुफा। ठीक है, अब देखिए आगे। तो हम लोग तो समझ गए गुफा और कंदरा। बड़का स्पेस रहेगा पत्थर का तो गुफा, और छोटा स्पेस रहेगा तो कंदराओं। ठीक है, अब देखिए, जैसे वे स्थल होते हैं जिन्हें यहाँ दर्शाया गया है, लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। अभी हम लोग पढ़े हैं गुफा में क्यों रहते थे, क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं बारिश से बच सके, धूप से बच सके और हवाओं से राहत मिल सके। ठीक है, तो इसलिए वे लोग ज़्यादातर कहाँ रहते थे, गुफा में रहते थे। ज़्यादातर कहाँ रहते थे, गुफा में रहते थे और कंदराओं में रहते थे। ठीक है, अब देखिए, ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती है जो नर्मदा घाटी के पास है। ऐसा जो गुफा है, प्राकृतिक गुफा मतलब पहले से बना हुआ गुफा है, तो वह कहाँ है, विंध्य, जो हम लोग देखे थे पहले का चैप्टर में, विंध्य कहाँ है। ठीक है, और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती है जो कहाँ है, जो कहाँ है, नर्मदा घाटी के पास है। ठीक है, अब कह रहा है क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी। अभी तो हम लोग पढ़ लिए हैं, बारिश से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए, और क्या होता था, हवाओं से बचने के लिए। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं गुफा। देखिए गुफा है ये, देखिए ये गुफा है। क्या है ये, गुफा है। देखिए गुफा, ये भीमबेटका का गुफा है जो मध्य प्रदेश में है। तो हम लोग क्या किए हैं, अभी ये गुफा तक पढ़ लिए हैं। जो ये भीमबेटका की गुफा है जो कहाँ है, अभी के मध्य प्रदेश में है। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। आधुनिक मध्य प्रदेश मतलब अभी, अभी जो है आधुनिक मतलब अभी, तो अभी कहाँ है ये, मध्य प्रदेश में। और ये कौन सी गुफा है, भीमबेटका की गुफा है। ठीक है, तो इतना तक आज रहने देते हैं, और बाकी का जो बच गया है 4-5 टॉपिक और है, वो अगले क्लास में हम अगले वीडियो में डाल देंगे। नहीं तो इसी में वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो फिर दिक्कत है। ठीक है, तो अभी यहाँ तक गुफा तक हो गया है पढ़ाई। ठीक, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं कल, पूरे चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद परसों हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर से जो भी PYQ पूछा है सीटेट में, सीटेट का क्वेश्चन देखेंगे, और साथ ही साथ 8-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट देखेंगे, ताकि पता चल जाएगी कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलिए, जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।